नमस्कार, हेलो मनी 9। मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में आज अगर आप देखेंगे तो उतार चढ़ाव वाला कारोबार देखने को मिल रहा है। वीकली एक्सपायरी है क्योंकि गुरुवार का दिन है, तो वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में हम देखते हैं कि अमूमन जो उठापटक है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ऐसे बाजार में जहाँ पे उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा है, आपको कैसे रणनीति बनानी है इस पर आज हम फोकस करेंगे। साथ ही बहुत सारे ऐसे शेयर हैं जहाँ पे ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिला है। HDFC बैंक में आप देखेंगे खरीदारी लौटती हुई नजर आई है, बावजूद इसके कि जो बाकी निजी बैंक है उनमें प्रेशर देखने को मिल रहा है। पेटीएम में लगातार न्यूज़ फ्लो है, उस शेयर में क्या करना चाहिए, जो गिरावट हो रही है क्या वो खरीदारी का मौका है या उससे दूर रहना चाहिए। स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर हम देख रहे हैं तो बाजार के विपरीत चाल जो है, जो दिशा है वो देखने को मिल रही है। तो स्मॉल कैप इंडेक्स यानी कि स्मॉल कैप शेयरों में क्या करना है और आईपीओ मार्केट में किस तरह की हलचल देखने को मिल रही है, इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप अगले 1 घंटे तक हमारे साथ बने रहिए। शो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मार्केट के ऊपर फोकस करते हैं। निफ्टी की जहां तक बात है तो आज हमने देखा फिलहाल अगर देखें तो करीब 19 अंकों के आसपास की बढ़त के साथ निफ्टी में कारोबार देखने को मिला है। कल हम 21,840 पे बंद हुए थे, आज 21,900 के ऊपर शुरुआत हुई, यानी कि पॉजिटिव शुरुआत हुई। 60 अंकों के आसपास की तेजी के साथ, बढ़त के साथ हमने शुरुआत करी। उस तेजी को हमने बिल्ड डाउन किया, 20 पॉइंट के आसपास के और गेंस देखने को मिले। 21,923 ये आज का हमारा हाई लेवल है जो कि हमने दिन के दौरान छुआ, और उसके बाद हमने नीचे में 21,800 का लेवल भी तोड़ा है। फिलहाल हम 21,850 के ऊपर हैं, तो काफी वॉलेटाइल है, काफी हिचकोले खा रहा है बाजार। तो ऐसे बाजार में आपको रणनीति कैसी बनानी है ये बताएंगे हमारे एक्सपर्ट। हमारे साथ मंत्री फिनमार्ट के फाउंडर अरुण मंत्री जी जुड़ने वाले हैं, तो उनके पास चलेंगे और जानेंगे। इनफैक्ट वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, गुड आफ्टरनून। कैसे देख रहे हैं बाजार को? आज वीकली एक्सपायरी का दिन भी है, कैसे रणनीति तैयार करनी चाहिए? इतना उतार चढ़ाव जो हो रहा है मार्केट में, उसको कैसे इवन आउट किया जा सकता है? गुड आफ्टरनून संदीप जी। देखिए, डेफिनेटली मार्केट तो नो डाउट कंसोलिडेशन में है। नीचे में 21,600, ऊपर में 22,000, इसी के बीच में मार्केट अभी चल रहा है। ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। नीचे में अगर 21,800 भी आता है तो मुझे लग रहा है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, जिस हिसाब से बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न कल के सत्र में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिला। तो बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी 21,700 के नीचे जब तक निफ्टी नहीं जाता, निफ्टी में बुलिश ट्रेंड रहना चाहिए। ऊपर ऊपर में 22,000 पहला टारगेट रहेगा। अगर 22,000 के ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको 22,200 तक की जर्नी निफ्टी में देखने को मिल सकती है। क्योंकि आज एक्सपायरी है तो थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन नजर आ रहा है, पर मुझे लग रहा है धीरे धीरे मार्केट 22,000 के ऊपर निकलता हुआ नजर है। तो 21,700 जब तक नहीं टूटता है, जो कि क्रूशल सपोर्ट है, तब तक बाजार में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाय ऑन डिप्स यानी कि हर गिरावट में, कोई भी गिरावट आती है बाजार में तो आपको खरीदारी करने की ही कोशिश करनी है। ये राय फिलहाल मार्केट्स में निकल के सामने आ रही है। सर, मैं आज निफ्टी बैंक की बजाय एक स्मॉल कैप इंडेक्स पे आपका एक टेक लेना चाहूंगा। स्मॉल कैप इंडेक्स में अगर आप देखेंगे आज मार्केट हिचकोले खा रहा है। इनफैक्ट कमजोर शुरुआत हुई थी, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में और स्मॉल कैप इंडेक्स में खास तौर पे आप देखिए 500 अंकों के आसपास का उछाल आपको नजर आएगा। आज 45,000 के ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स में जो एक्शन है वो देखने को मिल रहा है। तो आखिर चल क्या रहा है ये स्मॉल कैप इंडेक्स में? बाजार के विपरीत दिशा में जो कारोबार होता है वो दिख रहा है, उसको आप कैसे रीड कर रहे हैं? देखिए, काफी दिनों से अगर आप देखें तो स्मॉल कैप मिड कैप दोनों में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली। पर पिछले हफ्ते या आप कह सकते हैं इसी हफ्ते भी जो मार्केट थी, ओवरऑल मार्केट में थोड़ा बहुत पोर्टफोलियोज में जरूर डेंट पड़ा है। पर निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप के इंडाइसेस अभी भी सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है, तो फिलहाल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेफिनेटली जो स्टॉक्स के रिजल्ट्स खराब आए उनमें पिटाई आगे भी जरूर देखने को मिल सकती है। पर जिन कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे हैं, ट्रेंड पॉजिटिव है, मुझे लग रहा है अगर मार्केट में स्टेबिलिटी भी रहती है तो स्टॉक्स अच्छा करता रहेंगे। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहेगा। इंडेक्स ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, पर जिन कंपनीज के रिजल्ट्स खराब आए हैं वो डेफिनेटली अंडर परफॉर्म करेंगे। तो आपने नतीजों की बात करी सर, नतीजों के दम पे आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें, जो 50 शेयरों का इंडेक्स है, उस इंडेक्स को आज कहीं ना कहीं तेजी में यानी कि उछाल में एमएनएम यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर कहीं ना कहीं लीड करता हुआ दिख रहा है। 3-4 ब्रोकर्स हैं जिनकी रिपोर्ट आई है नंबर्स नतीजों के बाद इसी तिमाही के, और नंबर्स रिपोर्ट्स में अगर आप देखेंगे तो जो टारगेट प्राइस है वो ब्रोकर्स की ओर से ऊपर की ओर रिवाइज किए गए हैं। एमएनएम में आज 6.25% का उछाल देखने को मिला है। 1767 रुपये का लेवल फिलहाल एमएनएम में देखने को मिल रहा है। तो ये इतनी बड़ी जो तेजी हुई है, नंबर्स इतने अच्छे आए हैं, और क्या इतनी तेजी के बाद अब भी खरीदारी करने के मौके हैं या अभी रुकना चाहिए या मुनाफा वसूल लें? संदीप जी, टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है और काफी दिनों के बाद एमएनएम 1700 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आ सकता है। तो स्टॉक बुलिश है। मुझे लग रहा है 1850 1880 तक के टारगेट्स स्टॉक में इजीली नजर आ रहे हैं। आज एक क्लोजिंग अगर 1720 के ऊपर हो जाती है तो उसका कंफर्मेशन भी मिल जाएगा, और 1850 तक के टारगेट मुझे लग रहा है
M&M इसी सीरीज या फिर हो सकता है मार्च फर्स्ट वीक तक आपको आते हुए नजर आए। तो जिनके पास है डेफिनेटली होल्ड करें, जिनको ऐड करना है वो ऐड भी कर सकते हैं। नीचे में 1700 तक भी आता है तो और अच्छे लेवल्स रहेंगे। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है बुलिश ट्रेंड है, 1850 तक के टारगेट्स शॉर्ट टर्म स्टॉक में नजर आ सकते हैं। चलिए, तो बाजार में फिलहाल बुलिश ट्रेंड ही देखने को मिला है। ये राय फिलहाल निकल के सामने आ रही है और इसको भी आप होल्ड कर सकते हैं M&M के शेयर की, जहाँ तक बात है। चलिए, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। काफ़ी सारे दर्शक हैं जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं अपने सवालों के जवाब के लिए। यूट्यूब पेज पे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने अपने सवाल पहले ही शुरू कर दिए हैं भेजने। शो शुरू होने से पहले ही आप देखें तो लगभग 100 के आसपास दर्शक अपने सवाल ऑलरेडी हमारे साथ शेयर कर चुके हैं। देखते हैं कितने सवालों को हम शामिल कर पाते हैं। जल्दी से शुरुआत करते हैं कि कितने शेयरों को हम शामिल कर पाते हैं। टीटागढ़ रेल, ये पहला सवाल है जो कि प्रभाकर जनरल स्टडीज़, इन्होंने अपना जो यूट्यूब पेज बनाया है उनकी ओर से ये सवाल है। सर नमस्कार, योर प्रोग्राम इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस। सर आई वांट टू इन्वेस्ट इन टीटागढ़ रेल, इज़ इट राइट टाइम? यानी कि टीटागढ़ रेल के शेयर में फिलहाल ये एंटर करने का सही समय है। 949 रुपये के आसपास का लेवल फिलहाल इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सर आज 1% की गिरावट है। फिनोमिनल रन इस स्टॉक ने देखा है, 6 महीने में 41%। अगर आप एक साल की बात करें तो डबल हो चुका है शेयर। इतनी तेजी के बाद क्या इस समय फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? देखिए संदीप जी, ओवरऑल वैगन्स जो है इस पे मेरा भी बुलिश नहीं है, क्योंकि मेजरली मुझे लग रहा है अगर रेलवे में रहना है तो इसके जो एंसिलरी कंपनी जैसे IRFC है, इरकॉन राइड्स, ऐसे कंपनी में मुझे लग रहा है वहां पे गिरावट आती है तो ज्यादा बेटर प्ले हो सकता है। तो IRFC पे जरूर ध्यान दें, IRFC और राइड्स वहां पे गिरावट आती है तो बाई करें। फिलहाल टीटागढ़ में कोई नई खरीदारी की सलाह नहीं है। स्टॉक काफी चल चुका है, वैल्यूएशंस भी काफी ऊपर के लेवल के आसपास है। थोड़ा भी डिसअपॉइंटमेंट आएगा कहीं से तो स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, इसलिए टीटागढ़ पे कोई खरीदारी की राय नहीं है। पर डेफिनेटली IRFC और राइट्स ये दोनों पे नजर है और बाइंग की सलाह भी दी है, तो वहां पे जरूर आप निवेश करके चल सकते हैं। चलिए, तो रेलवे शेयरों में अगर आपको रहना ही है तो टीटागढ़ में बहुत ज़्यादा रैली हो चुकी है। कोई भी डिसअपॉइंटमेंट आएगा या खराब खबर आएगी तो एक शार्प रिएक्शन नीचे की ओर आ सकता है, इसलिए इसको छोड़ दीजिए। आप IRFC और राइट्स, दो शेयर आपको बताए गए हैं रेलवे पैक में। अगर इनमें गिरावट होती है तो लोअर लेवल्स पे इन शेयरों में आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ये राय फिलहाल आई है। शफीक अंसारी जी, उन्होंने अपना सवाल भेजा है। कह रहे हैं संदीप जी एंड अरुण सर, सादर नमस्कार। सर आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। प्लीज़ मेरा सवाल आज ले लीजिए। मुझे जील यानी जी एंटरटेनमेंट और BGR एनर्जी में फ्रेश बाइंग करनी है, कृपया उचित राय दें, धन्यवाद। तो सर इनका सवाल है जी एंटरटेनमेंट और BGR एनर्जी को लेके। जी एंटरटेनमेंट में तो किसी का भी गैस है सर, क्या फैसला आएगा? जो मामला चल रहा है इनका सोनी के साथ, तो उसको लेके जिस तरह का न्यूज़ फ्लो आता है वैसा ही स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिलता है। आज भी देखिए 5% की बड़ी गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो 190 के आसपास जी एंटरटेनमेंट में पहले इसकी बात कर लेते हैं, क्या फ्रेश खरीदारी की जा सकती है? देखिए संदीप जी, एक काइंड ऑफ गैम्बल कह सकते हैं। अगर आप जी में बेट हाँ। करते हैं तो गैम्बल ही रहेगा, क्योंकि जजमेंट किस तरफ से आएगा, डील या नो डील की जो बात चल रही है, 90% तो क्लियर है कि नो डील ही रहेगी। कोई डील का आसार नजर नहीं आ रही, टर्मिनेशन ऑलरेडी हो चुका है और एक दूसरे पर केस केस डालने की अभी बातें चल रही है। तो डेफिनेटली देर इज कोई स्कोप नहीं है कि डील होगी, और वैसे भी टेक्निकली नेगेटिव है। सभी ब्रोकरेज ने अपने टारगेट्स नीचे किए हैं और ओवरऑल मुझे लग रहा है स्टॉक में वीकनेस जरूर देखने को मिल सकती है। एक ही चीज पे मेरी नजर है, जिन्होंने शॉर्ट टर्म पोजिशंस ली है, 200 के ऊपर मुझे एक बार क्लोज चाहिए। 200 या 220 के ऊपर निकलता है तो थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। इसलिए फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए बाई करने की सलाह क्लियरली सील में नहीं है। एक बार अगर ये 200 के ऊपर क्लोज होता हुआ नजर आता है, जन एक शॉर्ट टर्म कॉल ले सकते हैं, पर फिलहाल कोई बाइंग की सलाह सील में नहीं है। और जहां तक BGR एनर्जी की बात है, ओवरऑल ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है अभी भी साइडवेज है, कोई क्लियर कट बाइंग के सिग्नल देखने को नहीं मिले हैं। तो दोनों स्टॉक में फिलहाल वेट करें, थोड़ा खरीदारी से दूर रहे। मुझे लग रहा है हो सकता है स्टॉक खुले में नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं या फिर साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है। BGR एनर्जी से फिलहाल दूर रहें, साइडवेज कंसोलिडेशन स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट हम देख रहे हैं कि आज तेल गैस जुड़े सेक्टर के शेयरों में काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिल भी रहा है। ये भी तेल गैस सेक्टर की कंपनियों को प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करती है, उनके लिए काम करते हैं ये। तो उस हिसाब से BGR एनर्जी में फिलहाल दूर रहें और जी एंटरटेनमेंट 200 का लेवल पार होने दीजिए, उसके बाद अगर आप इसमें खरीदारी शुरू करते हैं तो शायद आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसके अलावा सर NHPC, ये हमारा स्टार प्लेयर है सर। कहते हैं ना कि ये हर इनिंग में चमकता है, जिस दिन भी हम शो करते हैं इसके ऊपर सवाल ज़रूर आते हैं। इनफैक्ट PSU शेयरों को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि सवाल आते हुए दिख रहे हैं। NHPC को लेकर MK मनोज ऑफिशियल नाम का जिनका यूट्यूब पेज है, उन्होंने अपना सवाल हमें भेजा है। उनके पास 100 शेयर हैं, 95 रुपये के रेट पर लिए हैं। लॉन्ग टर्म का व्यू है वो बता रहे हैं। और NHPC का शेयर अभी 92 रुपये 75 पैसे पे है और इनकी जो खरीद का भाव है वो है 95 रुपये का। 100 क्वांटिटी है, इनके खरीदारी के लेवल के आसपास ही है।
थोड़ी सी वॉलेटिलिटी हमने पिछले कुछ समय में देखी है, लेकिन लोअर लेवल से अब रिकवरी भी देखने को मिली है पिछले 2-3 दिनों में। क्या करना चाहिए सर जिनके पास एनएचपीसी रखे हैं? विपुल जी, 95 से 100 इसी के बीच में एग्जिट करना है। कोई वहां पे एक बार आता है तो एक बार मुझे लग रहा है 95 से 100 के बीच में एक बार स्टॉक आना चाहिए, क्योंकि नीचे से बाउंस काफी अच्छा देखने को मिला है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं। तो जिन्होंने भी ऊपर के लेवल पे अटके हैं या फिर जिन्होंने नीचे में भी बाई किया है, 95 से 100 के बीच में जो भी लेवल मिलता है एक बार की पोजीशन से निकल जाए। काफी बड़ा रनअप आ चुका है, यहाँ से अगर बड़ा ऊपर और जा रहा है तो कोई नया ट्रिगर इनको जरूरी है। तो फिलहाल कोई वो ट्रिगर नजर नहीं आता, इसलिए 100 या 95 के बीच में जब भी ये स्टॉक मिले धीरे धीरे अपनी पोजीशन से थोड़ा हल्का करें। अगर ओवरऑल इसी स्पेस में रहना है, जो अगर पब्लिक स्पेस में रहना है, तो बेटर है आप गेल, एनटीपीसी, पावर ग्रिड या फिर बीईएल जैसे स्टॉक में बाई करें, जहाँ पे रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आए और मोमेंटम काफी स्ट्रॉन्ग है, तो वो स्टॉक ज्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। एनएचपीसी में मुझे लग रहा है सेल ऑन राइज लगे, बेस्ट लेवल जो सेल के रहेंगे 98 से 100 के बीच में मिलता है, तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। आपने कहा सर बीईएल, एनटीपीसी और तीसरा नाम के लिए आपने? बीएल, एनटीपीसी और गेल, ये तीनों स्टॉक फ्रेश ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। इवन पावर ग्रिड भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, तो मुझे लग रहा है अगर आपको पिक करना है तो गेल के साथ जा सकते हैं। गेल और एनटीपीसी ये दोनों स्टॉक मुझे लग रहा है अपने फ्रेश हाइस बनाएंगे और काफी बड़ा उछाल इन दोनों में देखने को मिल सकता है। तो मनोज जी, आपके लिए राय ये है कि इसमें आप सेल ऑन बाउंस, सेल ऑन राइज की जो रणनीति है, सेल ऑन बाउंस की जो रणनीति है उसको आप अपनाइए। 98 से 100 ये आपको लेवल बताएगा जिस रेंज में आपको बिकवाली करने, क्योंकि फ्रेश ट्रिगर फिलहाल स्टॉक के लिए नजर नहीं आ रहा है, तो एक बार इसमें मुनाफा वसूल कर लें ज़्यादा बेटर है। अगर आपको पीएसयू स्पेस में रहना ही है तो 3-4 नाम आपको बताए गए हैं, बीईएल, एनटीपीसी, गेल, पावर ग्रिड, ये कुछ अच्छे विकल्प हैं जहाँ पे कुछ ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। इन शेयरों में अगर आप पैसा लगाते हैं तो आपको मुनाफा होने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा नजर आती है। प्रभाकर जी ने अपना सवाल फिर से शेयर किया। सर, आपका सवाल हम एड्रेस कर चुके हैं टीटागढ़ रेल पे। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पे मौजूद हैं। जगन्नाथ जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं उड़ीसा से बात कर रहा हूँ। ओके। और आपका जो ये 29 है, मैं 20-25 दिन से देख रहा हूँ। लेकिन मेरा सवाल एक था सर कि मैं जो ओरियन ग्रीन पावर का शेयर में 400 शेयर लेकर रखा हूँ, वो लिया था मैं 29 रुपए के भाव में। ठीक है। अभी 15% का लॉस में चल रहा हूँ, तो सर मेरे क्या करना चाहिए? अच्छा, कब लिया था आपने सर? ये हो गया फिर भी 15 डेज हो गया, 15 डेज पहले लिया था। 15 दिन पहले आपने लिया था। 29 रुपये के भाव पे 400 क्वांटिटी है और 24.5 रुपये का भाव फिलहाल इसमें देखने को मिल रहा है। आज भी 5% की जो गिरावट है वो स्टॉक में देखने को मिल रही है। अरुण सर, हमने देखा है कि जितने भी रीन्यूएबल एनर्जी पैक से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उनमें काफ़ी अच्छा एक्शन देखने को मिला था बजट के बाद, लेकिन इस स्टॉक में हम देख रहे हैं कि पिछले एक महीने में आप देखें तो केवल 4.5% के आसपास का अप मूव है। हालांकि 6 महीने में अच्छी चाल स्टॉक ने भी दिखाई है। तो क्या करना चाहिए जो ऊपर के भाव में है, जिनके पास 29 रुपये पे, क्या उनको होल्ड करना चाहिए, एवरेज करें या फिर निकल जाएं? संदीप जी, वैसे ये स्टॉक आप कह सकते हैं एक बड़े रन अप ऑलरेडी दे चुका है। अपर सर्किट लोअर सर्किट का रुझान नजर आ रहा है, पर टेक्निकली लेवल की बात करें तो 22 रुपए का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, तो उसके नीचे जब तक अब ये नहीं जाता, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में बड़ी गिरावट आ चुकी है। 34 से ऑलमोस्ट स्टॉक 24 के आसपास आ चुका है। अपने सपोर्ट 22 के आसपास ट्रेड हो सकता है, एक बार वो लेवल्स देखने को मिले तो 22 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। 22 के नीचे जिस दिन क्लोज होने के संकेत थे, अपनी पोजीशन या तो हल्की कर दें या फिर एग्जिट कर दें। ऊपर में अगर यहाँ से सपोर्ट लेगा तो वापस 30 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो उसी चीज का ध्यान रखें। सेल ऑन राइज का अगेन स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि इसमें यूजुअली हम बाइंग, इंट्राडे, डिलीवरी या फिर इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं देते हैं, पर टेक्निकली 30 के आसपास का बाउंस आ सकता है, वहां पे निकलने की कोशिश करें। नीचे में 22 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। तो 22 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए जगन्नाथ जी, आपके लिए राय है। और 30 रुपये के आसपास यानी कि आपके भाव के 1 रुपये ऊपर आता है तो इससे आप एग्जिट कर जाइए, ये आपके लिए बेटर रणनीति होगी। और कोई अच्छे शेयर जो आपको अरुण सर बता भी रहे हैं, लगातार आप शो में जुड़े हुए हैं, तो उन शेयरों में अगर आप पैसा लगाएंगे, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको प्रॉफिट होने की गुंजाइश ज़्यादा नजर आएगी। मोहम्मद अरमान जी, उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। वो कह रहे हैं कि संदीप सर नमस्कार, पीएसयू में फ्रेश बाइंग के लिए वेट करना है या अभी बाय करना ठीक रहेगा? अगर अरमान साहब आप हमारा शो देख रहे हैं तो अभी थोड़ी देर पहले ही अरुण जी ने 3-4 स्टॉक्स के नाम बताए हैं। जब हमने एनएचपीसी का सवाल लिया था उसमें वो कह रहे हैं कि हायर लेवल्स पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और बीईएल, एनटीपीसी, गेल, पावर ग्रिड, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जो कि आपको बताए गए हैं। इन शेयरों में आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर आपको
PSU शेयरों में ही रहना है। तो रितेश पाटीदार, इन्होंने अपना सवाल टीटागढ़ पे शेयर किया है। सर, इस पे हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, आप चाहें तो पीछे जाके वीडियो में दोबारा इस पे देख सकते हैं, आपको अपने सवाल का जवाब इससे मिल जाएगा। इस बीच अंकित पांडे, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। सर, मेरा नाम अंकित है, मैंने फोर्टिस हेल्थकेयर के शेयर खरीदे हैं 463 के भाव पर 40 शेयर, अभी 422 चल रहा है, इसको मैं अब होल्ड करूं या बेच दूं? फोर्टिस हेल्थकेयर सर, इनके पास 40 क्वांटिटी है, 463 रुपये पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी 430 रुपये, इन्होंने 422 लिखा था, आज 5 रुपये के आसपास का आप मूव देखने को मिल रहा है। तो फोर्टिस हेल्थकेयर में मूव तो काफ़ी अच्छा देखने को मिला हमने पिछले कुछ समय की अगर हम बात करें, 35% के आसपास चल चुका है 6 महीने में, एक साल में भी अगर आप देखें तो 60% का आप मूव है, लेकिन अब थोड़ा सा ये अटकता हुआ नजर आ रहा है। हायर लेवल पे जो फंस गए हैं उनके लिए क्या राय होगी? संदीप जी, ट्रेंड पॉजिटिव है। 4-5 दिनों से जरूर गिरावट देखने को मिल रही है, पर एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के आसपास है। 419 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, क्लियरली वही स्टॉप लॉस है, क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें। अपसाइड मोमेंटम बन सकता है क्योंकि करंटली सपोर्ट के आसपास है, 460 तक मुझे लग रहा है एक बार वापस स्टॉक अपना रिवर्सल दिखा सकता है। अंटिल अनलेस मार्केट में कोई बड़ी गिरावट है, ओवरऑल स्टॉक मुझे पॉजिटिव लग रहा है। तो 419 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। पहला टारगेट 445 का रहेगा और सेकंड टारगेट 460 के आसपास का। ठीक है, तो फोर्टिस में फिलहाल ये राय निकल के सामने आ रही है। मनमोद कुमार मिश्रा जी कह रहे हैं कि हाय सर, गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू, मेडी असिस्ट में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या फॉर मीडियम टर्म? ये हाल में लिस्टेड कंपनी है सर। मैं चाहूँगा कि मनमोद जी आप हमारे साथ बने रहिए, जब हम IPO सेगमेंट में बात करेंगे तो ये जो सवाल है मैं आप नोट करके रख लेता हूँ। मेडी असिस्ट जो कि हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, इस पे हम IPO सेगमेंट में आपका जो सवाल है उसका जवाब दे देंगे। इस बीच रिजवान खान, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। हुडको के 100 शेयर उनके पास हैं, 126 के भाव पे लिए हुए हैं। अब वो जानना चाहते हैं कि इसमें क्या करें। 126 रुपये उनका एंट्री प्राइस है सर, और अभी हुडको को प्राइस चल रहा है 202 रुपये, आज भी 2% के आसपास का अप मूव है, अच्छा खासा मुनाफा उनको हो रहा है। क्या करें, रुके रहें और मुनाफा बढ़ेगा या फिर मुनाफा वसूल लें? संदीप जी, पार्शियली जरूर बुक करें। 25 से 30% का अपना जो कैपिटल है जो जरूर बुक, क्योंकि ऑलमोस्ट इनका कैपिटल आप कह सकते हैं 70-80% के गेन में ही है। तो 20 से 30% अपना जो पोर्टफोलियो है उसको अपने पोर्टफोलियो स्टॉक से निकाल लें, तो बाकी का जो होल्डिंग है उसको होल्ड करके चल सकते हैं। 180 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें। एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है जिसका टारगेट आता है 220-225 के आसपास। तो नेक्स्ट टारगेट जो है 225 के आसपास के रहेंगे। 180 पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा लें और स्टॉक को होल्ड करें। एटलीस्ट 20 से 25% जो अपना कैपिटल है उसको करंट टाइम पे बुक करके चल सकते 20 से 25%। रिजवान जी, आप अपना जो कैपिटल आपने लगाया, जो पूंजी आपने लगाई, जो पैसा आपने निवेश किया है उसको निकाल लीजिए, 180 रुपये का स्टॉप लॉस रखिए और इसको होल्ड कीजिए। अगर ऊपर जाएगा तो आपका प्रॉफिट और बढ़ेगा, अगर नीचे आएगा तो कम से कम आपका जो 20 से 25% प्रॉफिट बुकिंग है वो हो जाएगी, और आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपके जो प्रॉफिट है उसको कंजर्व करने की यहाँ पे कोशिश करेगा, उसमें आपको सफलता होगी। तो कुल मिला के 3-वे स्ट्रैटेजी इस तरह से आप बना के चल सकते हैं। हुडको के शेयर की जहाँ तक बात है, फैक्ट ऐड करके एक यूट्यूब चैनल जिन्होंने बनाया है, अपना पेज बनाया है, वो कह रहे हैं हेलो सर, मैंने SCI यानी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के 270 रुपये के रेट पर 50 शेयर लिए हुए हैं, और उसका कितने साल तक उसे होल्ड कर सकते हैं, प्लीज़ सर मुझे बताएं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सर, हमने देखा कि हाल फिलहाल जिस तरह से रेड सी में पूरा जो हूतियों की ओर से अटैक हुए हैं, जो पूरा युद्ध की स्थिति बनी है, उसका इम्पैक्ट हमने काफ़ी ज़्यादा देखा है। इस शेयर में भी देखा है कि काफ़ी वॉलिटिलिटी देखने को मिली 225 रुपये के आसपास। क्या होगी सर राय इसमें? लेकिन संदीप जी, ये स्टॉक काफी चल चुका है और काफी बड़ी न्यूज फ्लोज भी थे, कुछ डाइवर्समेंट की न्यूज थी। जो रेड सी में जो अटैक्स हुए हैं, जो फिर जो वहाँ पे डिस्टर्बेंस देखने को मिला, उसका भी थोड़ा बहुत फायदा आप कह सकते हैं स्टॉक को देखने को मिला है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक वैसे तो ओवरऑल बुलिश ट्रेंड में है, पर मैक्स जो टारगेट निकल के आ रहा है 245 तक निकल के आ रहा है। तो स्टॉक को 245-250 के टारगेट के लिए होल्ड करें, स्टॉप लॉस 215 के नीचे लगाए। एक ही चीज का ध्यान रखना है, चूंकि PSU स्टॉक है और काफी बड़ा रनअप ऑलरेडी दे चुका है, तो जब अगर फॉल आता है तो वो भी फॉल काफी ब्रूटल रह सकता है, इसलिए उस चीज के लिए तैयार रहे। 215 का स्टॉप लॉस लगाए और 245 का इमीडिएट टारगेट। ठीक है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की जहाँ तक बात है, तो आपका स्टॉप लॉस का जो लेवल है वो 215 रुपये का होगा, ये आपको नोट करके चलना चाहिए। गौरव जी ने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। सेंट्रल बैंक के 478 रुपये पे 100 शेयर उनके पास है, लॉन्ग टर्म व्यू है, क्या ऐड कर सकता हूँ? कृपया मार्ग प्रशस्त करें। काफ़ी शुद्ध हिंदी लिखी है उन्होंने सर। तो सेंट्रल बैंक में शेयर प्राइस देख पा रहा हूँ सर, सेंट्रल बैंक का जो भाव चल रहा है वो 66 रुपये का चल रहा है। आई थिंक कुछ टाइपो हुआ, या तो फिर वो प्राइस सही नहीं बता पाए हैं। मैं मान के चलता हूँ कि उन्होंने 78 रुपये पे लिए होंगे, 100 शेयर उनके पास है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, और शेयर चल रहा है सर 66 रुपये पे। तो उस हिसाब से आपकी क्या राय होगी?
संदीप जी, उन्होंने मार्क प्रशस्त करने की बात करी, तो वैसे तो ओवरऑल सभी पीएसयू स्टॉक्स के मार्क एकदम क्लियरली साफ है और ऊपर जाने का ट्रेंड नजर आ रहा है। एक ही चीज है, चूंकि स्टॉक थोड़े चल चुके हैं, वोलेटिलिटी अगर ये बेर कर सकते हैं तो उसके लिए तैयार रहे। 80-85 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है वैसे तो स्टॉक में देखने को मिलेंगे, पर एक 4 से 5 रुपए की एक जिगजैग जो मूवमेंट है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। अगर वो ये स्क्रीन पे देख सकते हैं तो डेफिनेटली होल्ड करें। 61-60 के 60 के आसपास मेजर सपोर्ट है, वो सपोर्ट इजीली ब्रीच नहीं होना चाहिए और ऊपर में 80 तक के टारगेट्स नजर आ रहे हैं। तो स्टॉक को होल्ड करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60 के अगर 60-62 आता है तो वहां पे ऐड भी कर सकते हैं। 78 से 80 के रुपए में ऊपर में टारगेट है। 78 से 80 रुपीज़ ये टारगेट प्राइस होगा। गौरव जी, जहाँ तक सेंट्रल बैंक की बात है, आपका प्रश्न शायद आपने टाइपो करके मिस्टेक से आपसे 478 रुपये लिखा गया, लेकिन आप चाहें तो 60 से 62 रुपये पे ऐड भी कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस का लेवल 58 या 60 रुपये के आसपास हो सकता है। ऊपर में 78 से 80 रुपये तक के जो लेवल्स हैं वो इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। राजीव कोहली जी इस बीच हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कोहली साहब नमस्कार, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ सर। ओके, ठीक है, बताइए। सर मेरे पास 50 शेयर है नेस्ले के 2550 रुपए के हिसाब से। 2550 रुपये या एडजस्टेड प्राइस बता रहे हैं ना आप? हाँ जी हाँ जी, मतलब स्प्लिट के बाद का? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो सर मैं इसको होल्ड करूँ या निकल जाए सर इसमें से? सर आप अगर एडजस्टेड प्राइस बता रहे हैं तो क्या ये मैं मान के चलूं कि आपने सर ये स्प्लिट से पहले से ही रखे हुए हैं ये? हाँ जी सर, ये जब ये स्प्लिट हुए थे उसके बाद से मैंने खरीदने शुरू किए थे। अच्छा, बाद में क्योंकि अफोर्डेबिलिटी आ गई, क्योंकि प्राइस नीचे आ गया इस वजह से। जी जी सर। ठीक है, तो क्या व्यू है सर आपका, कितने समय के लिए सर लिया मैं आपने? इसको होल्ड कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है सर, काफी भी टाइम तक लॉन्ग होल्ड कर सकता हूँ इसको मैं। परफेक्ट सर, ठीक है। 2550 रुपये 50 शेयर हैं सर नेस्ले के। लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं, क्या ये रणनीति सही है सर? ठीक है, डेफिनेटली ओवरऑल संदीप जी स्टॉक एकदम अपने सपोर्ट के आसपास है। ओवरऑल बैंड थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब यही है कि स्टॉक ऊपर जाने के लिए तैयार है। ऑलमोस्ट 2700 से 2400 तक का करेक्शन आ चुका है। अगर ये और कैपिटल डाल सकते हैं तो और ऐड भी करें, और जिस हिसाब से मॉनसून अच्छा एक्सपेक्टेड है जो कि यूजुअली बातें चल रही है मार्केट में, तो कंज्यूमर सेक्टर वैसा भी काफी अच्छा करना चाहिए और नेस्ले जैसे ब्रांड के लिए ये काफी अच्छा रहेगा और काफी मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी स्टॉक के लिए रहनी चाहिए। तो और ऐड करना चाहे तो भी कर सकते हैं, पर 2600 से 2700 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है इजीली आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि स्टॉक थोड़ा स्लो मूवर है, तो वो चीज जरूर ध्यान रखें और ऐड करके चले। 2700 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। अच्छा सर, अगर राजीव कोहली जी इसे ऐड कर सकते हैं आप कह रहे हैं, तो दैट मीन्स मैं ये मान के चलूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं इस शेयर में? संदीप जी, डेफिनेटली ये स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है ओवरऑल। जब भी 100 डे मूविंग एवरेज के पास कोई स्टॉक आता है और अच्छे ट्रेंड के बाद करेक्शन देखने को मिलता है, यूजुअली जो बॉलिंगर बैंड जो हम यूजुअली देखते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, सभी तीनों चीजें जो है काफी बुलिश सिग्नल देती है। नो डाउट स्टॉक थोड़ा नीचे कंसोलिडेशन में है, पर यहाँ से ऊपर जाने के चांस काफी ज्यादा है। तो 200-300 रुपए की मूवमेंट मुझे लग रहा है शॉर्ट टर्म स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर कोई ठीक है, ये शो देख रहा है, अगर उसको फ्रेश बाई करना है तो भी वो करके चल सकता है। ठीक है, तो फ्रेश बाइंग भी करके चल सकते हैं इसमें। नेस्ले की जहाँ तक बात है तो ये आपके लिए राय निकल के सामने आ रही है। जो फ्रेश एंट्री करना चाहते हैं उनके लिए भी शेयर काफ़ी अच्छा है। इस बीच हमारे कुछ दर्शक हैं जो सर IRFC पे अपने सवाल पूछ रहे हैं। IRFC पे इनफैक्ट हम पहले भी बातचीत कर चुके हैं। बहुत सारे सवाल आ रहे हैं सर। इस बीच हम देख रहे हैं कि कई सारे दर्शक ऐसे हैं जो अपने सवाल 3-3, 4-4 या फिर 5-5 बार भी पोस्ट करते हैं, तो उससे उनको लगता है कि शायद उनका सवाल ले लिया जाएगा। लेकिन सर मैं एक क्रम फॉलो कर रहा हूँ, मैं एक पैटर्न से चल रहा हूँ। जिनके सवाल पहले आए मैं उनको लेने की कोशिश कर रहा हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल हम आज एड्रेस कर सकें इसकी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आप अपने सवाल अगर एक ही सवाल को बार बार पोस्ट कर रहे हैं तो दैट डजंट मीन कि आपकी जो सवाल लेने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। आप प्लीज़ इस चीज़ से संतुष्ट रहिए कि ऐसा नहीं है कि जो ज़्यादा बार पोस्ट करेंगे उनके सवाल पहले एड्रेस किए जाएंगे। मैं क्रम फॉलो कर रहा हूँ, जिन्होंने पहले सवाल शेयर किए हैं मैं उन्हीं के साथ ही जा रहा हूँ। इस बीच शिपिंग कॉर्पोरेशन के बाद अब सर सालासर टेक्नो, इसके 100 शेयर हैं। परवेज़ नाम के हमारे दर्शक हैं, उन्होंने कह रहे हैं कि उन्होंने 25 रुपये 50 पैसे पर लिए हैं और लगातार लोअर सर्किट लगा रहा है ये सालासर टेक्नो का शेयर। सर अगर आप चार्ट खोल पाएंगे, मैं भी इसके चार्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ कि सालासर टेक्नो का ये जो कह रहे हैं कि लगातार सर्किट लग रहे हैं, आज भी सर 5% का सर्किट है, 25 रुपये का भाव चल रहा है। तो ये जो सर्किट लग रहे हैं सर, इन्होंने 100 शेयर लिए हुए हैं और 25 रुपये 50 पैसे शायद ये बता रहे हैं कि मैं इनका सवाल अगर सही समझ पा रहा हूँ कि इन्होंने 25 रुपये 50 पैसे पे लिए हैं। आज का सर्किट का लेवल 25 रुपये 5 पैसे का है। क्या राय होगी सर जिनके पास पड़े हैं, सर्किट लग रहे हैं काफ़ी दिनों से इसमें?
अगेन संदीप जी, एक स्टैंडर्ड राय जरूर रहेगी, चूंकि ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ऐसे स्टॉक्स में निवेश ना करें जहाँ पे लोअर सर्किट्स कंटिन्यूस लग रहे हैं, कंटिन्यूस अपर सर्किट्स लग रहे हैं। ये आपको स्क्रीन पे दिखते हुए अच्छा लगेगा कि रोज उनका स्टॉक अपर सर्किट मार रहा है, अगर वो पॉजिटिव रहता है। पर जब वो लोअर सर्किट्स अगेन मारना शुरू कर देता है तो काफी उसमें पेन भी आपको नजर आता है। तो एक क्लियर कट राय रहेगी, आप स्लो एंड स्टडी पैसा बनाने की सोचें, ना कि अपर सर्किट लोअर सर्किट वाले स्टॉक में रहे। नो डाउट अच्छे स्टॉक्स भी अपर सर्किट्स मारते हैं या लोअर सर्किट्स मारते हैं, वो अलग बात है। पर जो छोटे साइज के स्टॉक्स रहते हैं जिनमें लोअर सर्किट अपर सर्किट डेली देखने को मिलता है, तो पहले तो स्टॉक्स के दूर रहे, चाहे वो किसी भी तरह के स्टॉक्स रहे। सेकेंडली, इनके बाइंग के आसपास ही है, 25 के आसपास ही इन्होंने लिया है। तो जब भी मौका मिले स्टॉक से निकल जाए। नीचे में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो 23 के आसपास है। तो वैसे तो अगर लोअर सर्किट्स मार रहा है तो सपोर्ट्स का कोई महत्व नहीं है, पर 23 के नीचे जाएगा तो वीकनेस बढ़ सकती है। तो जब भी मौका मिले, जब भी सर्किट खुले, बेटर स्टॉक से निकल के कोई दूसरे स्टॉक में स्विच हो। चलिए, तो निकलना चाहिए स्टॉक से। वैसे भी सर्किट वाला शेयर है तो इससे आपको बचना ही चाहिए। 23 रुपये के आसपास अच्छा सपोर्ट है इसके लिए, लेकिन आपको जब भी सर्किट खुले इससे निकलने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसे शेयरों से आपको दूरी ही बना के रखनी है। ये राय फिलहाल आ रही है। चंद्रशेखर दास जी का सवाल लेते हैं, फिर हमारे साथ एक फ़ोन लाइन पे भी दर्शक मौजूद हैं। चंद्रशेखर दास जी कह रहे हैं कि सर, मैं कुछ पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप बोलिए कि मैं किस शेयर में पैसा लगाऊँ जो कि आने वाले दिन में मेरा बेटी का पढ़ाई में मदद मिल सके। सर, वो आई थिंक ये काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए व्यू पूछ रहे हैं, क्योंकि इनकी बेटी की पढ़ाई के लिए इन्होंने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश ये कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये नहीं बताया कि कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली जिस बातचीत इन्होंने जो लिखी है, जिस तरह से अपना सवाल मेंशन किया है, लॉन्गर टर्म का व्यू है, क्योंकि ये एजुकेशन के पर्पज़ से अपनी बेटी की सवाल पूछ रहे हैं। कौन से स्टॉक्स बताएंगे सर आप? प्रदीप जी, चूंकि इनका एक पर्टिकुलर गोल है और एक लॉन्ग टर्म की ये बात कर रहे हैं, तो ग्रोथ स्टॉक्स में ही निवेश करें, या फिर जो स्टॉक्स में निवेश करें जो इंडिया स्टोरी में हम यूजुअली बात करते रहते हैं। तो सीमेंट स्टॉक्स में बाय कर सकते हैं, बैंकिंग स्टॉक में अपना पोर्टफोलियो जरूर रखें। और सेकेंडली, अगर आप आईटी स्टॉक्स का एक स्टॉक जरूर रखें, तो दो से तीन स्टॉक जरूर सुझाऊंगा। अगर आप ओवरऑल सीमेंट में बात करें तो मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट एक स्टॉक है जहाँ पे आप निवेश करके चल सकते हैं। सेकेंडली, बैंकिंग में एक्सिस बैंक या फिर आईसीआईसीआई बैंक में एक कौन सा भी स्टॉक आप चुन के चले, वहां पे एक निवेश की बात भी कर सकते हैं। थर्ड, एचसीएल टेक काफी स्ट्रांग लग रहा है, वहां पे भी ये निवेश करके चल सकते हैं, क्योंकि ये अपना जो ओवरऑल फंड है जो इकट्ठा करना चाहते हैं, एक कॉज के लिए करना चाहते हैं और काफी एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहते हैं। तो कोई मिड कैप्स में चुनने के बदले बेटर है लार्ज कैप में है, जहाँ पे मोमेंटम नीचे की तरफ कम देखने को मिलता है, या फिर रिटर्न्स और रिस्क जो है वो काफी आप कह सकते हैं बैलेंस रहते हैं। तो एचसीएल टेक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक या फिर अल्ट्राटेक सीमेंट, इन 3 से 4 स्टॉक्स में निवेश करके चले। धीरे धीरे हर महीने भी आप कर सकते हैं, एसआईपी मोड पे भी कर सकते हैं, ताकि आपका कॉर्पस धीरे धीरे आने वाले दिनों में बढ़ता हुआ नजर। क्योंकि सर आपने 4 शेयरों के नाम लिए हैं। एचसीएल टेक है मिस्टर दास के लिए जो आपने बताए हैं, उसमें आईसीआईसीआई बैंक है, एक्सिस बैंक है, अल्ट्राटेक है, 2 इसमें प्राइवेट बैंक्स भी हैं। और प्राइवेट बैंक्स आज हम देख रहे हैं कि गिरावट के रुझान दिखा रहे हैं, और 4 बड़े ऐसे बैंक हैं जो कि निफ्टी 50 का ही हिस्सा हैं, उनमें आज गिरावट देखने को मिल रही है। एक्सिस बैंक उसे लीड कर रहा है, कोटक बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और इंडसइंड बैंक, इन चारों में ही आज हम देख रहे हैं गिरावट देखने को मिली है। लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, जो बाइंग इंटरेस्ट वाले स्टॉक हैं निफ्टी 50 की लिस्ट में अगर आप देखेंगे, तो एचडीएफसी बैंक 1% के आसपास की तेजी आपको दिखा रहा है। पूरे जो गेनर्स की लिस्ट है उसमें इकलौता बैंक है जो कि आपको ऊपर में नजर आएगा, पहले 10 शेयरों की जहाँ तक बात है। तो ये जो विपरीत ट्रेंड हम देख रहे हैं एचडीएफसी बैंक के शेयर में, क्या उसमें जो म्यूचुअल फंड का डेटा आया है जिसमें खरीदारी देखने को मिली म्यूचुअल फंड्स की ओर से, केवल उसी का इम्पैक्ट है? संदीप जी, डेफिनेटली वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जरूर कर रहा है। और क्लियरली डिस्क्लेमर अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, एचडीएफसी बैंक हमने ऐड करने की सलाह दी है। 1440 में भी दी थी और 1400 के आसपास चल रहा है, अभी भी हम सेम सलाह मेंटेन कर रहे हैं। 1400 से 1450, पिछले हफ्ते भी एक शो में कहा था 1400 से 1450 ये रेंज है जहाँ पे डेफिनेटली आपको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये प्योर लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ऑप्शंस और फ्यूचर्स या कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि स्टॉक साइडवेज है तो वो एक एसेट क्लास में ना जाए। पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक्सेलेंट लेवल्स है, 1400 के आसपास स्टॉक एक अच्छे लेवल के आसपास मिल रहा है, तो डेफिनेटली बाय करें। अगर आप एसआईपी के थ्रू करते हैं, एवरी वीक बाय करते हैं, एवरी मंथ बाय करते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। मुझे लग रहा है यहाँ से एक बार ये स्टॉक वापस ऊपर के ट्रेंड दिखा सकता है। ठीक है, तो कल हमारे साथ श्रीकांत चौहान जी जुड़े थे कोटक सिक्योरिटी से। वो भी कह रहे थे कि एचडीएफसी बैंक में खरीदारी करने का अच्छा मौका है, बशर्ते आपके पास 12 से 18 महीने का व्यू है। और आज हमें अरुण जी भी यही कह रहे हैं कि आप एसआईपी के जरिए, यानी कि किस्तों में इसमें पैसा लगाइए, हर गिरावट पे या हर लेवल्स पे आपको इस शेयर में खरीदारी करके चलना चाहिए। एसआईपी का मतलब यही हुआ कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इसे सजेस्ट कर रहे हैं। और कल हमें श्रीकांत जी भी यही कह के गए थे कि आप इसे
लंबी अवधि का नजरिया है तो इसे ज़रूर आप इसमें खरीदारी करके चलें। इस बीच बहुत सारे दर्शक हैं जो कि एनएचपीसी पे अपने सवाल हमें पूछ रहे हैं। सर, एनएचपीसी पे हम ऑलरेडी बातचीत कर चुके हैं, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भी बातचीत हो चुकी है। आप वीडियो में आप देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा, उस पर वो सर बातचीत कर चुके हैं। एक हमारे दर्शक हैं संदीप त्रिपाठी जी, जबलपुर मध्य प्रदेश से। वो कह रहे हैं कि सर नमस्कार, मेरे पास एनएचपीसी के 600 शेयर हैं, 100 रुपये का एंट्री प्राइस है। एनएचपीसी की ऑलरेडी बात हो चुकी है त्रिपाठी साहब। दूसरा शेयर जो उन्होंने बताया वो है एनबीसीसी का। वो कह रहे हैं कि एनबीसीसी के 900 शेयर हैं 95 रुपये के भाव पर, इसे लंबी अवधि के लिए वो रख सकता हूं, ये वो जानना चाहते हैं। ये वर्स्ट केस सिनेरियो में कहां तक जा सकते हैं? दोनों शेयरों में उन्होंने सर वर्स्ट केस सिनेरियो पूछा है। इनफैक्ट एनबीसीसी के परसों नंबर आए थे, कल भी इसमें 5% का ऊपरी सर्किट लगा था, आज भी ऊपरी सर्किट है, 137 रुपये का भाव है और इन्होंने खरीदे हुए हैं 95 रुपये के भाव पर। 900 शेयर हैं, अच्छी खासी क्वांटिटी इनके पास है और अच्छा खासा मुनाफा भी हो रहा है, करीब 42 रुपये के आसपास है, क्योंकि 95 रुपये की इनकी खरीद है, आज 137 रुपये का भाव है। क्या करना चाहिए सर? एक तो दोनों पे अपनी राय दीजिए और माफ़ कीजिए, एनएचपीसी पे तो आप अपनी राय दे चुके हैं, एनबीसीसी पे अपनी राय भी दीजिए और दोनों का वर्स्ट केस सिनेरियो भी बताइए सर। संदीप जी, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। एनएचपीसी पे हमारे पास भी काफी सवाल आ रहे हैं। एनएचपीसी और एसजेवीएन, ये दोनों ही स्टॉक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से काफी लोगों की पोजीशन भी इसमें अटकी है। अगेन 100 के आसपास रेजिस्टेंस है, क्लियरली 98 से 100 के आसपास जहाँ पे इनकी बाइंग प्राइस है, तो वो वहां पे एक बार स्टॉक अटक सकता है। नीचे में वर्स्ट केस 78 से 80 के आसपास स्टॉक जा सकता है। एनबीसीसी मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, 2 दिन से अपर सर्किट भी स्टॉक ने टच किए हैं। सेकेंडली रिजल्ट काफी स्ट्रॉन्ग आया है। अगर बेयर केस नीचे आता है मार्केट किसी भी वजह से, तो 115 120 तक एनबीसीसी के फिसलने के चांस हो सकते हैं। अगर मार्केट में बड़ा क्रैकडाउन आता है, ओवरऑल पीएसयू में बड़ा क्रैकडाउन आता है, तो 115 120 एक्सेलेंट लेवल्स रहेंगे अगेन ऐड करने के लिए, अगर किसी को बाई करना है। ऊपर में जो टारगेट नजर आ रहे हैं इमीडिएट 155 के आसपास है, उसके ऊपर निकलेगा तो एक फ्रेश ट्रेंड शुरू हो सकता है। ठीक है, 155 रुपये का टारगेट है त्रिपाठी जी, आप नोट कर लीजिए। एनबीसीसी के लिए जो वर्स्ट केस सिनेरियो आपने पूछा वो 115 से 120 रुपये का हो सकता है। अगर कोई भी गिरावट बाजार में आती है, सेंटीमेंट बिगड़ता है या फिर पीएसयू शेयरों में बिकवाली आती है, तो 115 से 120 तक किया जा सकता है, ऊपर में 155 रुपये। और एनएचपीसी तो हमने पहले भी बात करी है, 78 से 80 रुपये तक की जा सकता है और 98 से 100 रुपये ये रेंज आपको बताई गई, जिस रेंज में आप अगर आपके पास पहले से ही है, जैसा आपने बताया अभी, इसमें आप मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। मुकेश जी इस बीच हमारे साथ काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पे, मैंने काफ़ी सारे सवाल यूट्यूब से ले लिए हैं। मुकेश जी माफ़ी चाहता हूँ, नमस्कार, बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, ईश्वर से बात कर रहा हूँ, राजस्थान से। राजस्थान से, बताइए सर। जी सर, आईआरबी इंफ्रा के मेरे पास शेयर है, 70 शेयर है 69 के भाव से, तो क्या करना चाहिए? ठीक है, 70 शेयर आप कह रहे हैं 69 रुपये के भाव पे। सर आपने कब लिया था, किस व्यू के साथ लिया था? काफ़ी टाइम से होल्ड कर रहे हैं या अभी रिसेंटली लिया आपने? ये अभी रिसेंटली लिया, जब लिया उसके बाद ही नीचे आया है। ओके, जब बेच दो तो जब शेयर भाग जाता है, चल जाता है, और जैसे ही खरीद लो तब गिर जाता है। हाँ सर। चलिए ठीक है सर, 69 रुपये ये आपकी खरीद का भाव है और 66 रुपये 90 पैसे ये फिलहाल इसका जो करंट मार्केट प्राइस है वो देखने को मिल रहा है। आज फ्लैट है शेयर, ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। सर क्या करना चाहिए? इनके प्राइस के आसपास ही है, 70 क्वांटिटी है। संदीप जी, ओवरऑल मुझे लग रहा है काफी स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक का मोमेंटम भी काफी स्ट्रॉन्ग है। 75 तक के टारगेट्स टेक्निकली निकल के आ रहे हैं। फ्लैट टाइप ऑफ ब्रेकआउट पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। 69 70 के ऊपर उसका ब्रेकआउट है, तो 75 से 78 के आसपास, 75 से 78 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। 70 रुपए के आसपास, 70 के आसपास इनके पास शेयर्स है, तो 75 78 ये दो टारगेट के हिसाब से स्टॉक को होल्ड करें। अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 65 के नीचे लगा के रखें। मुझे लग रहा है फिलहाल यहाँ से भी 7 से 8 रुपए की मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 75 से 78 का टारगेट, 65 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए। मुकेश जी ये है आपके लिए राय, अब इसे होल्ड कीजिए। राय आपको मिल चुकी है, आई होप आपका जो सवाल है वो एड्रेस हो चुका होगा। सेठ मिश्रा जी उन्होंने अपना सवाल शेयर किया है। नमस्कार सर, रेलटेल पड़ा है 394 रुपये का, क्या करें? सर आपने IRFC की बात करी, राइट्स की बात करी, टीटागढ़ रेल पे सवाल था, हमने उसे एड्रेस किया। एक बार रेलटेल के ऊपर भी अपनी राय दीजिए। संदीप जी, अगेन 395 400 ये इसका रेजिस्टेंस है। अगर आप देखें 100 डे मूविंग एवरेज या 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेने के बाद वापस 400 के आसपास मुझे लग रहा है स्टॉक अटक सकता है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखें। इनकी जो बाइंग जो मैंने सुनी है 394 395 के आसपास है, तो जहां पे इन्होंने बाई किया उसी के आसपास का पहला रेजिस्टेंस है। तो बाई प्राइस के आसपास भी आता है, 3 से 4 रुपए भी मिलते हैं। 400 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे एक बार अपनी पोजीशन से निकल जाए। ओवरऑल स्टॉक का ट्रेंड मजबूत है, पर जिस हिसाब से रिसेंट फॉल आउट आया है, तो जब तक ये ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, बेटर है आप सेल ऑन राइज रखें। 400 के आसपास आता है तो एक बार स्टॉक से निकल जाए।
400 के आसपास रेलटेल में आप एग्जिट कर सकते हैं। सेल ऑन राइज की रणनीति आपको इस स्टॉक में लेके चलनी है।